आज की जो प्रेस वार्ता है इसके वे दो पार्ट्स में आपको कुछ बात करना चाहूँगा। नेशनल हेराल्ड को लेके जिस प्रकार की कार्रवाई भारत सरकार ने ईडी के ज़रिए हमारे राष्ट्रीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को लेके जो माहौल बनाने का प्रयास किया गया, आप समझें कि इस केस में क्या था। नेशनल हेराल्ड जो पेपर है, आप समझे आज़ादी से पहले 1938 में इसको शुरू किया गया। वो एक ज़माना था जब अखबार नहीं थे देश के अंदर, आज़ादी की लड़ाई थी। उस समय कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को शुरू किया। उसके बाद लगातार परिस्थितियां ऐसी बनी कि आप सब समझते हैं, आप सब मीडिया के लोग हैं, मेरे ख्याल में आज फिर वही समय आने वाला है दोबारा कि अखबार चलाना बहुत मुश्किल काम रहा और अखबार को पूरे देश में चलाना, लोगों तक पहुंचाना उस ज़माने में लगातार कई वर्षों तक ये चलता रहा। और उसमें जो हमने एजीएल जो कंपनी बनी, एजीएल जो थी वो नेशनल हेराल्ड को चला रही थी। अब एजीएल में लगातार लॉसेस होते रहे, जैसे जैसे 50 साल के समय में लॉसेस बढ़ते चले गए। फिर एक ऐसी स्थिति आई कि उनका जो लोन था 90 करोड़ रुपए का एजीएल की तरफ, उसको लेने की ये बात कही गई कि अब इसको जो डेट है इसको ख़त्म किया जाए। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने जो लोनिंग की थी वो कांग्रेस पार्टी की थी। जैसे जैसे इन कई वर्षों में उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती रही, कांग्रेस पार्टी उनको लोन के तौर पे पैसा देती रही। अब जब वो 90 करोड़ हो गया तब एक फैसला लिया गया कि अब इसके डेट को ख़त्म किया जाए और इसके लिए एक यंग इंडियंस की जो एक कंपनी बनाएंगे। और कंपनी जो बनी सेक्शन 8 के तहत बनी। सेक्शन 8 का मतलब है नो प्रॉफिटेबल, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई सैलरी नहीं लेगा, किसी को गाड़ी नहीं मिलेगी, किसी को घर नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है उसमें कोई खर्चा नहीं होगा, जो उसके डायरेक्टर्स होंगे या शेयर होल्डर्स होंगे। तो एक बात ये समझने वाली है कि जो यंग इंडियंस बने, जिसके 76% शेयर्स इनके पास थे, बाकी उस समय उसके डायरेक्टर्स थे, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी थे, स्वर्गीय ऑस्कर फर्नांडिस जी थे और भी एक दो लोग थे। तो इस कंपनी में बड़े साफ तौर पे कहा गया कि ये सेक्शन 8 के तहत है, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई खर्चा नहीं। अब आप दुर्भाग्य देखिए कि आप एक कंपनी को दूसरी में बनाते हैं, आपकी एक भी आपकी है, दूसरी भी आपकी है। आपको क्या समस्या है इसमें? प्रॉब्लम कहाँ हुई इसमें? ईडी कहाँ से आई इस केस में? जब कोई मनी का कोई ट्रेल हुआ ही नहीं, लेन देन हुआ ही नहीं, प्रॉपर्टीज जो भी थी एजीएल के पास, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, मानो आप बॉम्बे से चलता था, यूपी से चलता था, जहाँ से भी अखबार चलता था, उनके पास जो प्रॉपर्टीज थी वो एज इट इज़ इंटैक्ट एजीएल के पास है। उसकी वैल्यूएशन आप बोलते कि जी 2000 करोड़ है, हो सकती है, लेकिन सवाल ये हुआ कि वो किस प्रकार से ये प्रूफ कर दे। ये गवर्नमेंट जो ये पॉलिटिकल वेंडेटा के जरिए विपक्ष के नेता को, खास तौर पे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को टारगेट करने का काम कर रही है। 12 साल से इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ईडी में। सोनिया गांधी जी की ईडी में पूरी जवाबदेही हुई, अपीयर हुई, राहुल गांधी जी अपीयर हुए, फिर से 12 साल बाद फिर से याद आ गया। हम ये कहते हैं कि जब कोई मनी ट्रेल नहीं हुआ, पैसे का लेन देन 1 रुपये का नहीं हुआ, प्रॉपर्टीज़ का लेन देन इधर से उधर नहीं हुआ, तो ईडी कहाँ से आई? ईडी वहीं आएगी ना जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग होगी। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब इसमें कुछ नहीं हुआ तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप इसको केवल मात्र कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को हरास करने के लिए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे बड़ा प्रश्न था कि किस प्रकार से हमारे नेताओं की इमेज खराब करने का प्रयास इस सरकार में बार बार किया जा रहा है, जबकि इसकी वास्तविकता ये है कि हमें कोई डर नहीं। हमारी लीडरशिप ने राष्ट्रीय स्तर पे इस बात को क्लियर किया है कि इस केस को हम न्यायालय में लड़ेंगे, हमें कोई डर नहीं, हम हर तरह से तैयार हैं। लेकिन इसको लेके एक चीज़ साफ दिखती है कि जिस प्रकार लोग जो सत्ता में हैं वो लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास और देश की सबसे बड़ी
विपक्षी पार्टी और उनके नेता को टारगेट करके उनकी इमेज को खराब करने का काम देश के सामने जो कर रहे हैं वो अपने आप में गलत है। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने पूरे देश के अंदर किया और इसको लेके लोगों में भी, आम जनता में भी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी पूरी तरह से गुस्सा है कि आखिरकार आप इस तरह से कैसे कर सकते हो, जब ये केस इट्स नॉट फिट फॉर ईडी। ना कोई मनी ट्रेल हुआ, ना प्रॉपर्टी का लेन देन हुआ, ना कोई इसमें प्रॉफिट ले रहा है, ना इसमें कोई खर्चा हो रहा है। आपको क्या दिक्कत है? एक कंपनी एक्ट के तहत जब भी कोई कंपनी डेट में होती है दूसरी कंपनी उसको टेक ओवर करती है, रूल्स के हिसाब से सारा काम किया गया। तो ये केवल मात्र आप ये समझें कि अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए, और जो लोग हैं जो जनता की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं विपक्ष में, खास तौर पे राहुल गांधी जी, जिस प्रकार वो हर वर्ग की आवाज़ उठाते हैं, किसानों की, युवाओं की, हर वर्ग के लिए, पूरे देश के अंदर जिस तरह राहुल गांधी जी ने पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चल के लोगों के बीच हिंदुस्तान के लोगों की समस्याओं को समझा, वो इनको बड़ी समस्या है जो सत्ता में लोग बैठे। जिस प्रकार से लोकसभा में इनका ग्राफ गिरा, आज वो पार्टी जो 400 प्लस सीटों की बात करती थी वो आज बहुमत में नहीं रही, दूसरों की बसाखियों के सहारे सरकार चला रही। तो ये वो खौफ है कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस के नेताओं से और विशेष तौर से राहुल गांधी जी से, ये डर है। और ख़ास तौर पे अपनी कुर्सी को आगे के लिए, लोकतंत्र तो केवल नाम का रखना चाहते हैं ये लोग, इनकी लोकतंत्र के प्रति जो मर्यादा है उसका ईडी और सीबीआई दो ऐसी एजेंसीज हैं जो केवल मात्र देश के अंदर विपक्ष की जो पार्टियां हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, उनके लिए सबसे बड़े दो टूल्स मोदी जी की सरकार के ये रह के बन के, जिनको भी प्रॉब्लम करनी है उनके घर जो है ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है। और जो लोग जवाबदेही है, पहले की बातें करते हैं, जब चंदे की बात उठी वो उसको उजागर नहीं करना चाहते थे कि भाई जिस पार्टी को चंदा मिला वो हम नहीं बताएंगे, उसका सोर्स नहीं बताएंगे। वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने बहुत बड़ा फैसला सुनाया और बड़ी जदोजहद के बाद वो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आई कि किस प्रकार से ऐसे ऐसे लोगों से भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला जिन लोगों को पहले ईडी और सीबीआई के नोटिस थे, और वो लोग कैसे सेटल किए गए उनके केसेस कि 100 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के खाते में उन पार्टियों उन लोगों ने पैसा डोनेट किया। ये वो पैसा है जो देखा गया, देश ने देखा कि उन बहुत सारी ऐसी लंबी लिस्ट थी कि जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के नोटिस थे। बाद में उन लोगों ने आने वाले समय में अपने बीजेपी की पार्टी को चंदा दे के वो सारे मामले सुलझा लिए। तो ये नैतिकता थी, ये मॉडल है देश को चलाने का। ये तो वो पैसा है जो आपके अकाउंट में आया, इसके अलावा जो बाहर सेटलमेंट हुई होगी वो कोई नहीं जानता कि कितने में सेटल हुई। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक नेता जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी चल रही थी, उनको बीजेपी में ज्वाइन कराया गया और बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद वो बहुत लंबी लिस्ट है देश के अंदर, हर राज्यों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाद में भाजपा को ज्वाइन करके आज कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए, कोई मिनिस्टर बनाए, और जब तक वो दूसरे दलों में थे तब तक उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के इंक्वायरीज चल रही थी। जब वो भाजपा में आ जाते हैं तो वो साफ सुथरे भी हो जाते हैं, ईमानदार भी हो जाते हैं। आप लोग इस तरह से देश को भ्रमित नहीं कर सकते। जनता इन सारी चीज़ों को समझती है। आप कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, जिस पार्टी ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान किए उनके नेताओं ने। जब देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ों से लड़ना था, उस वक़्त आपकी विचारधारा कहाँ थी ये देश जानता है। और आप आरोप लगा रहे हैं उस पार्टी पे। उस ज़माने में पंडित नेहरू जी के परिवार ने आनंद भवन और दूसरे भवन, जिनकी करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां जो है दान की है देश के लिए, आज आप उन पे आरोप लगा रहे हैं कि वो ऐसे लोग जिन्होंने अपने परिवार के श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, दो प्रधानमंत्री देश के लिए बलिदान किए। तो ये केवल मात्र एक डर है भाजपा की लीडरशिप में, स्वाभाविक तौर पे, जो राहुल गांधी जी से, क्योंकि वो सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, निडर होकर बार बार कहते हैं कि मैं कोई डर नहीं है किसी बात का, मैं लोगों की लड़ाई लड़ूंगा और उसके लिए मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। ये थी एक बात जो मैंने आपको कहा कि नेशनल हेराल्ड को लेके देश के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है,
चार्जशीट की बात की जा रही है, उसमें हमारी लीडरशिप ने साफ कहा है, कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने भी, कि हम इस बात से डरने वाले नहीं, इस कानूनी लड़ाई को कानूनी तरीके से लड़ेंगे और जो पॉलिटिकल वेंडेटा है उसका उस तरह से जवाब देंगे। दूसरी बात रही कि हिमाचल भाजपा ने भी नेशनल हेराल्ड को लेके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने भी कुछ सवाल उठाए। मैं पहली बात है कि झूठ पे आधारित जिस तरह पर प्रोपेगेंडा हिमाचल प्रदेश में सरकार के खिलाफ और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बार बार किया जा रहा है, वो लोग समझने लगे हैं कि इसके पीछे मंशा क्या है, कि सरकार को और मुख्यमंत्री जी को कमज़ोर करने के बिना आधार के, झूठ के आधार पे, प्रोपेगेंडा के आधार पे मीडिया के सहयोग से एक प्रयास किया जाता है। एक प्रयास ये भी हुआ जिसमें गलत आंकड़े पेश करके सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया। और आंकड़े मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप 5 साल जयराम जी भी मुख्यमंत्री रहे, उनकी सरकार रही, कि उस दौरान मैं आंकड़ों के साथ आपको दिखाऊंगा कि उनके समय में किस तरह से उनकी जो विचारधारा है, चाहे आरएसएस से संबंधित है, चाहे विद्यार्थी परिषद से संबंधित है, चाहे और दूसरे ऐसे मैगजीन्स है जो दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र में, यूपी में छपते हैं, जो यहाँ कभी आए नहीं होंगे, कि आपके समय में किस प्रकार से आईपीआर से उनको जो है एडवर्टाइजमेंट इशू की गई। मैं ये कहता हूँ, राज्य कोई भी हो, चाहे भारत सरकार हो, ये सब जगह होता है, हर सरकार में होता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये देखिए कि जिन लोगों ने खुद किया वो आज दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, बड़े विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। कितना झूठ बोलने का एक विश्वास जो है वो है अपने आप में बहुत देखने वाली बात। आपको खुद पता होना चाहिए था कि मैं 5 साल मेरे समय में क्या रहा, मैं उसका आपको जिक्र करूंगा कि वो क्या चीज है। मैं कुछ चीजें बताता हूं। आप सभी जानते हैं कि 22 तक माननीय जयराम जी मुख्यमंत्री रहे। इनके समय का जो आंकड़ा है, और भी बहुत मिलेगा, भी बहुत सारे और मैगजीन्स होंगे जिनका शायद यहाँ छपना आना मुझे नहीं लगता। अगर हम इसको और बारीकी से इसका पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे तो और भी मिलेगा। लेकिन जो मेरे पास अभी अवेलेबल हुआ, मैं आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को और देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है। सच्चाई जानने का अधिकार प्रदेश की जनता का है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पूरा एक बना दिया कि झूठ बेचने का जो हर बार ये प्रयास करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये ज़रूरी है। पहली बात, इनके समय में ऑर्गेनाइजर्स एंड मंथली मैगजीन बीइंग पब्लिश्ड बाय भारत प्रकाश दिल्ली, कितनी गई इसको, ये किसकी है? ऑर्गेनाइजर एंड पंचजन्य, क्या है? पंचजन्य मंथली मैगजीन है, मीन्स हर महीने में एक बार छपती है। कहाँ छपती होगी? आपने कभी सुना ये नाम, या कभी आपके हाथ में कोई मैगजीन आई इस तरह की, या आपने दिल्ली में छपती है, नहीं छपती है, किसकी है, ये किस विचारधारा की है? आपके समय में 1,62,10,038 रुपए की एड जो है इस पेपर को दी गई है, इस मंथली, जो मंथली छपता है 5 साल। हाँ, मैं बताता हूँ, 1,62,10,038 रुपए मंथली मैगजीन। ये डेटा है, फैक्ट्स है, फिगर्स है। 5 साल का या बिल्कुल। कहाँ है ये कहाँ है, ये कौन है, कौन सा दैनिक पेपर है ये जयराम जी से मेरा सवाल है। और इसके आगे और देखिए, ये एक नहीं है, मैंने तो फिलहाल आपको 4-5 लाए और बहुत सारे भी लेंगे अगर उनको जरूरत हो। ये 2 अलग-अलग हैं, ये एक ही है, ये एक ही है, दो अलग अलग, हाँ 2 अलग अलग है, 2 नाम से, पर इसका पब्लिशर एक ही है, पब्लिशर इसका एक ही है, ठीक है। इसकी जो कंपनी है वो भारत प्रकाशन जो है एक ही है, ठीक है जी। उसके बाद आ गया आपका भारत प्रकाशन न्यू दिल्ली, इनका 7 ईयर छपता है, 20,20,000 इसको दी, ये भी नहीं कही, सेम कंपनी अगेन। उसके बाद आप देखिए कि मैत्री वंदना मंथली मैगजीन, कोई न्यूज़पेपर नहीं है, कोई डेली पेपर नहीं है, कोई वीकली नहीं है, छपता है नहीं छपता है, मंथली किसको आता है किसको जाता है कोई पता नहीं। और इसको कितना पैसा दिया? 20,17,861 रुपया। फिर आ गया जी ABVP शिमला मैगजीन, ABVP। आप सभी जानते हैं कि ABVP क्या चीज, कितने दिए? 17,64,000 रुपया, 17,64,000 रुपया। उसके बाद
विद्यार्थी निधि, विद्यार्थी निधि ट्रस्ट कहाँ का है? मुंबई का। इनको 12,74,000 रुपया। अब बताइए मुंबई में ये पैसा गया हिमाचल सरकार का, हिमाचल प्रदेश के लोगों का। अगर आप उसके बाद आ गया आपका ये छात्रा उद्घोष मैगजीन है ये। छात्रा उद्घोष मैगजीन को 7,74,200 रुपये। और भाई साहब यहाँ ही नहीं रुके हैं, दीप कमल संदेश को भी गया है, जो पूरी तरह से पॉलिटिकल होता है। संदेश कोई अखबार नहीं होता है, ये संदेश पार्टी का। एबीवीपी को पैसे दिए जा रहे हैं, संदेश को पैसे दिए जा रहे हैं। आरएसएस की जो मैगजीन है मंथली छपती है नहीं छपती है, पैसे दिए, जयराम जी ने दिए। ये प्रूफ है। उन्होंने तो केवल बोला था हम प्रूफ के साथ दे रहे हैं आपको कि ये पैसा जो है हिमाचल सरकार से पिछली सरकार के समय जिन्होंने आरोप लगाए थे, जिन्होंने प्रश्न पूछा था, ये उनके लिए है। अब मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि उनसे पूछें कि जो बातें हमने पूछी है क्या उसमें दम है कि नहीं है। केवल आपने एक ही काम सीखा है कि सरकार को कोसना और झूठा प्रचार करना। दीप कमल संदेश शिमला मैगजीन 4,60,600। फिर आ गया सब एक और मैगजीन है, नहीं ये तो 31 लाख है, 31,93,000। नहीं कौन सा फिगर? अच्छा तरुण भारत मैगजीन। फिर आ गया जी एक और तरुण भारत मैगजीन, कहाँ का जी? नागपुर। अब मैं और आप तो नागपुर गए नहीं कभी, पता नहीं किसको दिया होगा ये नागपुर में। तो इनको कितना गया साहब? 31,93,858 रुपये। अब बताइए, आप कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई नागपुर जा रहा है, कोई विद्यार्थी परिषद जा रहा है, कोई संदेश छाप रहा है, पैसे कहाँ से गए? सारे सरकार के। और वो आदमी आज आरोप लगा रहा है दूसरों पे। किस पे? नेशनल हेराल्ड जो छपता है, जो आज़ादी के समय से छपता है, जिसने आज़ादी की मूवमेंट में काम किया है, जिसने घाटा दिखाया, और वो घाटा 90 करोड़ रुपए का डेट था, वो पूरा कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया। आप उसकी बात कर रहे हो। और टोटल जो इन्होंने अपना अभी जो मेरे पास अभी तक का फिगर है 2,77,14,557 रुपया। कोई दैनिक पेपर नहीं है, कोई किसी ने सुना नहीं, ना पढ़ा, ना देखा आज तक। ये आंकड़े हैं इनके, सिर्फ झूठ की राजनीति करना। अब मैं बताता हूं आपको कि उन्होंने कहा अच्छा 2,92,00,000। आप इसको करेक्ट करें प्लीज। 2,92,82,000। एक छूट गया ना इसमें, नागपुर वाला तो आ गया, कौन सा छूट गया इसमें? भाई बड़ी पूरे देश में खेले जयराम जी, पूरे देश में खेले। जहां दिल करा वहां भेजा उन्होंने। अभी तो और भी निकलेगा डाटा। लास्ट का फिगर जो है ना जी 15,68,000। 2,92,00,000 जो आप कह रहे हैं, ये क्या? एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी को ही दे दिया किसी को, कोई सोसाइटी को ही पैसा दे दिया है, चैरिटेबल सोसाइटी को। अखबार से तो कोई लेना देना ही नहीं इनका। ये बांट दिया इन्होंने 15,68,000 रुपये। ये तो बड़े तगड़े खिलाड़ी निकले। शुक्र है उन्होंने हमसे सवाल करके कुछ चीजें हमको भी पता लग गई। मैं जयराम जी का इसके लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात को उठा के कुछ हमारी आंखें भी खोल दी। हमें भी पता लगा कि आपने क्या किया था, और ये पूरी प्रदेश की जनता को भी पता लगना चाहिए कि आप क्या करके गए। वैसे तो हमने बहुत बार जिक्र किया था कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करके गए थे, पर अब इसकी जड़ों तक पहुंच रहे हैं तो ऐसे पता लग रहा है कि कैसे बेड़ा गर्क करके चलेगी। और आप प्रश्न पूछने का अधिकार है ऐसे लोगों का। अब मैं आपको दूसरी बात पे आता हूं। वहां बोला गया कि जी ये अखबार ही नहीं छपता, नेशनल हेराल्ड अखबार नहीं छपता है, नेशनल चैनल पे झूठ बोला गया, शिमला में झूठ बोला गया। दब के इसको प्रोपोगंडा करके कल नेशनल चैनल्स की न्यूज़ बनाई गई कि नेशनल हेराल्ड अखबार छपता ही नहीं है। भाई साहब मेरे पास तो डेली आता है, मेरे वीकली मेरे पास तो डेली अपने ऑफिस में भी आता है, और ये मैं आपको दिखा दूं कि ये नेशनल हेराल्ड है। ये छपता है कि नहीं छपता। अब मैं जयराम जी को भी जरूर भेजूंगा, अगले हफ्ते से पक्का भेजूंगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि अनुराग ठाकुर जी के घर भी जाएगा अगर वो पढ़ना पसंद करेंगे। ये वीकली आता है भाई साहब, ये हिंदी में भी छपता है और इंग्लिश में भी। हिंदी में इसका दूसरा नाम है, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये मैं किस लिए दिखा रहा हूं, इसका कारण क्या है? आखिरकार आप झूठ बोल के कितने दिन तक लोगों को गुमराह करोगे?
आपके जो असली मुद्दे हैं लोगों के, जनता के, उस पे आप बात करना नहीं चाहते। झूठ बोल बोल के मीडिया के जरिए लोगों को खराब कर रहे हैं, प्रदेश के लोगों को खराब कर रहे हैं, सरकार को अपना काम नहीं करने दे रहे, केवल इसलिए कि आप सत्ता से बाहर हो गए। ये बहुत शर्मनाक बात है। हमने जो भी बात की उसका आधार है हमारे पास, उसका सबूत है, डाटा है, हर चीज़ है। जब मर्जी चाहे जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे हम इनके लिए जवाब देने के लिए तैयार हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये आप जरूर दिखाएं कि किस तरह से आपने झूठ बोला। और नेशनल हेराल्ड कोई पेपर नहीं है, छपता नहीं है, ये वो पेपर है जिसने आज़ादी के टाइम से लेकर आज तक देश का आज़ादी के समय में साथ दिया है। और इसी के तहत जो हिंदी का है, हिंदी का जो इसका ये है वो इस नाम से छपता है, नवजीवन, संडे नवजीवन। अब आप इनको पूछो कि कहाँ नहीं छपते पेपर। जो मैंने पहले गिने 2,92,00,000 रुपए जिनको दिए, इनका अता पता बता दे कि कहाँ है। और जो हम दिखा रहे हैं ये पूरी देश के अंदर लोग देख रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड कब से था। तो ये बातें हैं, जो कुछ चीज़ें हैं जो केवल झूठ बोल के। दूसरी बात एक और क्या कि भी नहीं छपता है। आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, या आप लोगों में से शायद भेजा भी होगा रिपोर्ट किसी ने, जो आंकड़ा पेश किया गया कि 2,34,00,000 रुपए की एड जो है नेशनल हेराल्ड को दी गई। उसमें कोई तथ्य नहीं, वो एक काल्पनिक आंकड़ा है, विदाउट फैक्ट्स, टोटली रॉन्ग आंकड़ा पेश किया गया। अब उसमें उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका सारा सिस्टम ही फ्रॉड था, झूठ था, सनसनीखेज फैलाने के लिए। क्योंकि उनको आदेश होगा दिल्ली से अपना दिमाग लगाने के लिए मना किया था कि आपने राज्य स्तर पे दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, जो दिल्ली से आदेश आया वही बोलना है। मुझे इस बात का दुख है कि जयराम जी को अपने फैक्ट्स देखने चाहिए थे, उसके बाद बोलना चाहिए था। जो दिल्ली से आदेश आता है बस वही बोल देते हैं। मैं आज फिर से अपील करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि जो नेशनल हेराल्ड को जो ऐड गई है 2 सालों में, वो 1,01,00,000 रुपए की है। वो कोई 2,34,00,000 नहीं है। 2.5 साल में 1,01,00,000 रुपए की ऐड दी है। उसमें दोनों है, हिंदी का भी है और इंग्लिश का भी है। तो कहने का मतलब है कि आज फिर मैं अपील करता हूँ कि विपक्ष के जो लोग हैं, नेता हैं, सभी लोग, आप अपनी प्रदेश के लोगों के प्रति जिम्मेवारी को समझें। अभी भी समय है, आप बात करें। शानन प्रोजेक्ट की बात हो रही है, हमारे राइट्स की और आपके राइट्स की बात हो रही है, उसको लेके लड़ाई की बात चल रही है पंजाब के साथ राइट्स को लेकर। क्या जयराम जी ने कभी ये बात की? भाजपा के किसी नेता ने बोला कि हमारा अधिकार है, इसके लिए हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ, और भारतवर्ष में सरकार हमारी है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे सरकार के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, इस लड़ाई को प्रदेश हित में इकट्ठे लड़ेंगे। नहीं, कोई जिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, आपदा का पैसा नहीं मिला, कोई जिक्र नहीं है। बहुत दुख होता है इस बात का कि सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भाजपा से गए, चाहे वो लोकसभा में है चाहे वो विधानसभा में है, वो अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझ पा रहे। वो ये नहीं समझते हैं कि हमको जनता ने चुना है, हमारी भी जवाबदेही। प्रदेश हमारा और आपका सबका साझा है। कोई सत्ता पक्ष में बैठा है, कोई विपक्ष में बैठा है, हमको सबको मिलके प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए काम करना था। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में भटका हुआ है, उनका कोई लीडर नहीं है, लीडरलेस इस वक्त भाजपा हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है। हर आदमी अपनी लीडरी चमकाने के लिए मीडिया का जब कैमरा दिखता है तो कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश की जनता इसको समझ रही है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री किस तरह लीग से हट के फैसले ले रहे हैं, जो आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिकी के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चेंज करने वाले हैं। उसके लिए हम सबका, प्रदेश की जनता का भी सहयोग चाहिए, प्रदेश के हर वर्ग का भी सहयोग चाहिए, और प्रदेश में विपक्ष में बैठे हुए लोगों का भी सहयोग मिलना चाहिए। आप लोगों को भी जनता ने चुना है, आपकी भी वहाँ जवाबदेही अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के प्रति। आप ये झूठा प्रचार, समोसा, मुर्गा, इस तरह की झूठी टॉयलेट टैक्स, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कल एक नेशनल चैनल ने पूरी एक स्टोरी बना के दोबारा से एक पूरे एक मैनेजमेंट के तहत टॉयलेट टैक्स, मुर्गा, समोसा, सैलरी देने को पैसे नहीं, ये झूठा प्रचार है।
जो हमारी सरकार के खिलाफ और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लगातार भाजपा द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है। मैं इसकी आलोचना करता हूँ। हमारी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है। पहले 2 वर्षों में 250 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया है और उसको हमने विकास के कार्यों में लगाया है। और आगे भी जो नीतियां हैं, तेजी से हमारे आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम एक अच्छी जगह पे इसको लेके जाएंगे। धन्यवाद। नरेश जी, ये बताएं आप, ये जो आप अभी अखबार दिखा रहे थे, कितनी कॉपी जो है उसकी यहाँ? ये सवाल कॉपी का नहीं है, सवाल उठा था उधर से कि भाई ये है ही नहीं। मैंने उसका जवाब दिया कि ये वीकली छपता है और यह हम जगह जाता है, लाखों लोगों को जाता है हिंदुस्तान में। ये प्रादेशिक स्तर पे नहीं छपता है कि हिमाचल में छप रहा है, पूरे देश के अंदर लाखों, आप समझे, कांग्रेस पार्टी और उनके चाहने वाले करोड़ों लोग हैं, ये उन तक पहुंचता है। ये उनको जवाब था जिन्होंने ये प्रश्न किया था कि अखबार छपता ही नहीं है। हमने उनसे उल्टा पूछा है। आपसे भी प्रार्थना है कि जो मैंने आज पूछा है वो आप ज़रूर उनसे पूछें कि जो ये फैक्ट्स रखे हैं 2 करोड़ 92 लाख जो गया है, ये कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र, हमने क्या लिया? हमने तो कोई मैगजीन देखी नहीं। संदेश को दे रहे, तो आपने गलत जगह गलत चीज़। वो जब आप खुद इसमें इस तरह से 5 साल मुख्यमंत्री रहे, आपको इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर, इस तरह से आप नियम या कायदा है विज्ञापन देने का, और जो आप कह रहे हैं कि जयराम सरकार के समय में दिया गया विज्ञापन, क्या उसको लेकर कोई कार्रवाई या जांच की जाएगी? देखिए, हमने तो जो शुरुआत मैंने भी की थी, आपने सुना कि हम बोले कि हर राज्यों में ये होता है, कोई नई बात नहीं है। सरकारें किसी की भी हो, ये चीज़ें कोई नई नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसको क्यों उठाया है, ये प्रश्न आपको उनसे करना चाहिए। हमारी तो ये मंशा नहीं थी, लेकिन जब प्रश्न उस तरफ से आया, हमें तो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने हवा में तीर फेंका था, सिर्फ सरकार की और चीफ मिनिस्टर की इमेज को खराब करने के लिए। लेकिन हमने जो है पूरे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ प्रदेश की जनता के सामने आपके माध्यम से रखा है, क्योंकि हम उनकी तरह लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये मकसद था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। फैक्ट्स की जिस तरह से आपने बात की, क्योंकि ये विधानसभा का प्रश्न था और उसके आंकड़े उन्होंने पेश किए हैं, उसमें बाकायदा डेट वाइज लिखा गया है कि ये 2 करोड़ का आंकड़ा होता है, तो क्या वो गलत आंकड़ा था विधानसभा में दिया? नहीं, तो मैं तो आपको अप टू डेट कर रहा हूँ, जो 1 करोड़ 1 लाख। अब वो भाई साहब, उनको गलती लग गई, उनको नहीं। जांच का विषय ये है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आंकड़े गलत है, वो 2 करोड़ 34 लाख। हमारी लड़ाई आंकड़ों की नहीं है, हमारी लड़ाई कोई इन्वेस्टिगेशन की नहीं है, हमारी लड़ाई झूठ और सच की है। कि आप झूठ बोल के प्रदेश की जनता को गुमराह करना और दूसरे लोगों की इमेज को खराब करने का प्रयास करना, हमने वो उनके सामने रखा है कि इसकी सच्चाई क्या है। अभी ये यहाँ तक बात कि आप अपने झूठ को डिफेंड कराओ, आप उनसे प्रश्न पूछो कि जी आपने जो बोला था वो तो कहीं टिकता नजर नहीं आ रहा कोई भी बात। आपका तो उल्टा आ गया कि आपने आपके समय में अभी थोड़ा ही निकाला है, 2 करोड़ 92 लाख रुपया निकल गया। जिनको आपने दिया है बोलते जी मैगजीन है, महीने में छपती है नहीं छपती। ABP, RSS, संदेश, नागपुर, महाराष्ट्र, मुंबई, क्या है? मुझे लगता है कि काफी गंभीर मसले पिछली सरकार ने भी बंदरबांट की एक तरह से, जैसे आप कह रहे हैं, अब वर्तमान सरकार भी उसी दिशा में जा रही है। वो आपको जब आने वाला समय बताएगा कि पिछली सरकार का IPR का बजट कितना था और हमारा बजट कितना है। ये आने वाले टाइम में जब ये बहस छिड़ गई है तो आप इंतजार करें, कहीं आगे मुकाम तक तो पहुंचेगी। सर, एक जो रिप्लाइज में लंच दिया गया था उसको लेकर भी बीजेपी आरोप लगा रही है कि सरकार के पास पैसे हैं नहीं और अफसर जो है वो लंच में पैसे उड़ा रहे हैं, और उसके बिल भी जो है सरकार। देखिए, उसके बारे में चीफ सेक्रेटरी साहब ने शायद कोई स्पष्टीकरण दिया है। नहीं, मैंने पढ़ा है किसी अखबार में कि देयर इज ए प्रोविजन, पर मेरी अपनी पर्सनल राय एज ए नरेश चौहान, मैं ये इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमको इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आपकी पार्टी है, ठीक है, प्रोविज़न होगा, वो जानते हैं, वो चीफ सेक्रेटरी है, उनको पता होगा, शायद पहले भी हुआ होगा, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर मेरी कोई राय लेगा, उनका एडवाइज़र कौन रहा होगा मुझे नहीं पता। अगर मेरे से राय ली जाती तो मैं शायद इस बात को बोलता कि सर इसको जो है आपकी पर्सनल पार्टी करके खुद ही इसका पेमेंट कर दो। और अभी तक मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई पेमेंट हुआ है। ये बिल आया है सरकारी खाते में, नहीं आया, मेरे को इसकी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। जितनी भी जानकारी मुझे मिली हो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मिली है। तो मेरी पर्सनल राय ये है, बाकी आगे वो नियम क्या है क्या नहीं है उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं।
एक बार फिर नेशनल हेराल्ड मामले पे सर एक सवाल है इससे जुड़ा। सबसे पहले तो ये कॉपी आप नहीं बता पा रहे हैं कि कितनी कॉपी यहाँ पर नहीं वो नहीं है। आप इस पे अगला सप्लीमेंट्री सवाल मैं आपका लूंगा। कब लूंगा? पहले आप दूसरे पक्ष से पूछ के आइए जो मैंने बोला, उसके बाद मैं आपका सवाल लूंगा सप्लीमेंट्री। थैंक यू। एक सवाल आप आरोप लगा रहे हैं। आप एक सवाल आप एक सवाल ले लीजिए सर, एक सवाल ले लीजिए। सर इसकी डिटेल तो दे दो, ये जो आपने अभी पढ़ा प्रेस नोट में सारी डिटेल